गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर 3 का पार्ट नंबर 2। जो हमारे कुछ एमसीक्यूज रह गए हैं वो हम आज पूरे कवर कर लेंगे। इसमें कहता है 13th क्वेश्चन में, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड नाइन्थ टर्म इज -8, तो कॉमन डिफरेंस बताना है आपको। देखो थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है T3, और T3 का फॉर्मूला होता है A+2D। A+2D की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 4 है। नाइन्थ टर्म होती है A+8D, और इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में बताओ, -8। तो आपको क्या बताना है, डी बताना है, बस माइनस कर दो सीधा, ये कट जाएगा। 2 में से 8 गए -6, और 4 + 8 कितना होता है 12, माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, तो डी कितना आएगा आपका -12/6 यानी कि -2। आंसर कितना आ जाएगा आपका, -2 आ जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में कहता है 14th टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी की 14th नंबर पे जो टर्म आएगी, तो 14th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ए प्लस में 13D होता है ना। तो ए और डी पता ही है आपको, ए कितना है बताओ, पहली टर्म +13 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, इसमें से ये माइनस करोगे, 17 में से 6 गए कितने होते हैं 11, यानी कि 1.1 हो जाएगा। तो बस आप क्या कर दो, इसको सोल्व कर दो। देखो 11 को 13 से मल्टीप्लाई कर लिया करो, यानी कि 13 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 143, तो कितना आएगा 14.3। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 14.9। तो 14.9 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बस। 15th क्वेश्चन देख लो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए, नहीं भी याद है, पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर यही होते हैं, इन सभी का क्या निकालना है आपको, सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, n/2 इंटू A+L। नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1000, फर्स्ट टर्म है कितनी 1, और लास्ट टर्म कितनी है 1000। तो 500 की मल्टीप्लाई आप करोगे किससे, 1001 से। 1001 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 5005, और फिर 500 से करोगे तो 2 जीरो और लगा दो, तो 500 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है, अगर 1 से लेके 100 तक का सम आपको निकालना हो तो वो आता है 50-50, ठीक है। और अगर 1 से लेके 1000 तक का निकालना हो तो वो आता है आपका कितना, 500 और 500। इस तरह की ये चीज़ें आप अपनी नोटबुक में अलग से लिख लिया करो, 5-10 पेज बना लो ऐसे, ताकि जब भी कोई पेपर आए, टेस्ट आए, ये चीज़ रिवाइज कर लो और फटाफट उसका आंसर आप दे सको। 16th क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ दिस एपी। आप खुद देख लो, ये एपी की टर्म बढ़ रही है ना, कितने कितने से बढ़ रही है, 0.2। तो 3.4 में 0.2 जोड़ोगे 3.6, फिर 3.8 है ना, 3.8 के बाद क्या आता है 4, फिर 4.2, फिर 4.4, ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 टर्म लिखनी थी, ये आपके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। 17th क्वेश्चन कहता है, आपको ट्रायंगल की साइड दे रखी है और आपको ये बतानी है कौन सी राइट ट्रायंगल है। इसके लिए क्या करोगे, आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करोगे, ठीक है। पहले बताओ 5, 12 और 15 होती है क्या, आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि 5, 12 और 13 होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, 15 नहीं होता कोई भी। फिर 5, 6 और 8 तो कभी आपने सुना ही नहीं होता। 8, 15 और 17 बिल्कुल होती है, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ ढूंढना है आपको, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 20th क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है आपको, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। जब भी आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट किसी एक्सटीरियर पॉइंट से गिवन होना, तो मैं कहता हूँ ये आप डायग्राम बना लिया करो, क्योंकि फिर क्या होगा, मिस्टेक होने के चांस आपके जीरो हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस में। ये सेंटर है और ये पी पॉइंट है, मान लो कोई ये सेंटर है, ठीक है, सॉरी फ्रॉम पॉइंट ए, तो इसको नाम क्या दे दो ए। टेंजेंट की लेंथ कौन सी होती है, ये वाली, ये मान लो पॉइंट है कोई, इसको बोलते हैं हम क्या, टेंजेंट। और पी से ए से लेके ये जितनी भी लेंथ होगी यहाँ तक, उसको बोलते हैं हम क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और ये क्या होती है, सर्कल की रेडियस, ये रेडियस होती है, इसको नाम दे दो पी। कहता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब कि ए पॉइंट सेंटर से कितनी दूर है, 5 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है 4, ये कितनी है 4 है। तो मेरे को पता है कि ये हाइपोटेनस कितना है आपका 5 है, तो ये 4 है, तो ये कितनी होगी 3, रेडियस कितनी आ गई इसकी 3 आ गई, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का आप यूज कर सकते हो। ये सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, इसमें आपको डिस्टेंस दे रखी है पी पॉइंट की 13 और रेडियस दे रखी है, आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट बतानी है। पेयर कौन सा होता है बताओ, 5, 12 और 13 का। 13 आपको गिवन है क्वेश्चन में, 5 गिवन है, तो बाकी क्या बच गया 12। 12 इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखो इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है आपको ओरिजिन से। मैंने आपको सीधा तरीका बता रखा है, क्या, इन प्लस माइनस के साइन को भूल जाओ। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये कितना आ गया आपका √41। √41 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसमें कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस इन 2:3।
इसमें तो क्या लगाना पड़ेगा अपने को, सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट है ए और बी, ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट बताओ पी एक्स कोमा वाई जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में बांटता हो, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले से बताओ एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालते थे, इस 2 की मल्टीप्लाई करते थे इस 4 से, और 3 की मल्टीप्लाई करते थे इस -1 से। 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1, और नीचे क्या होता था दोनों रेशो का सम, 8 माइनस 3/5 यानी कि 5/5। एक्स तो कितना आ गया 1। अब देखो दूसरा पॉइंट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, x1 देखना, 4 ऑप्शन में से एकमात्र ये ऑप्शन है जिसमें x क्या है 1 है, तो फिर यही ऑप्शन टिक कर दो। और अगर निकालना चाहते हो y भी तो निकाल दो, लेकिन पेपर में थोड़ी निकालोगे आप। y कितना आ गया बताओ आपका, इस 2 की मल्टीप्लाई -3 से करोगे और 3 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे, और नीचे कितना है 2 + 3 यानी कि 5। 21 में से 6 गए 15, 15 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, तो देखो वही 3 आ गया, ठीक है। इसमें कहता है द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस एंड दिस। ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, आपको बताना है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। पहले तो आपको सेंट्रोइड के बारे में बता देता हूँ मैं, है ना। सेंट्रोइड हमने पढ़ा नहीं है, आपके सिलेबस में हालांकि है नहीं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, आसान है, क्योंकि एग्जाम में कोई भरोसा नहीं होता, 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेता है। तो जो चीज़ें आसान होती है और कहीं मॉडल टेस्ट पेपर में गिवन है तो उसको पढ़ लेना ही सही रहता है। सेंट्रोइड होता है, देखो ट्रायंगल की 3 मीडियन होती है, और तीनों मीडियन जिस पॉइंट के ऊपर आपस में काटती है उसको क्या बोलते हैं सेंट्रोइड। मान लो उसको हमने जी नाम दे दिया, जिसके कोऑर्डिनेट है कितने x, y। तो इस x की वैल्यू पता है क्या होती है, इन तीनों x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, कितना है देखो 4, ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 8 है, और 3 से क्या कर दो डिवाइड, यानी कि 12 में से 9 माइनस करो और 3 से डिवाइड करो, तो कितना आ गया 1। ऐसे y पता है क्या होता है, इस तीनों को जोड़ो y वाले को, -8 + 7 + 13 अपोन में क्या करना है 3। 20 में से 8 घटाओगे 12, ये कितना आ गया 4। सो सेंट्रोइड अगर आपसे पूछ रहे हैं ना सेंट्रोइड कितनी होती है, x, y यानी कि 1,4, ये आपका क्या आ गया आंसर। लेकिन आपसे पूछा था सेंट्रोइड का सिर्फ x कोऑर्डिनेट, मतलब कि ये सिर्फ 1 पूछा है आपसे, है ना, ये वाली। आंसर कितना आ गया 1। तो अगर आ गया तो पेपर में कैसे करोगे, आप y की वैल्यू थोड़े निकालोगे, आपने को तो x पूछा है, और वो भी आपको क्या करना है, सिर्फ इन तीनों x वाली वैल्यू को जोड़ के और 3 से क्या करते हो डिवाइड। देखो 8 और 4 को जोड़ोगे 12, 12 में से 9 माइनस करोगे 3, और 3 को 3 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा 1। तो आप सोच के भी निकाल सकते हो, ठीक है। 27 क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना है। तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, मिड पॉइंट क्या होता है बताओ, एक्स एक्स वाले को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, और वाई वाई वाले को जोड़ के 2 से क्या कर दो डिवाइड। तो ये आ गया 3 और वो क्या आ गया 0, 3,0। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका। 28वां क्वेश्चन ये कहता है ये कोस थीटा है और ये क्या है आपका सीकेंट थीटा। कोस थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल। आप ऐसे लिख लो, साइन कोस टेंजेंट, फिर क्या होता है आपका कोट थीटा, फिर सीकेंट थीटा, और फिर क्या होता है कोसिकेंट थीटा। इन दोनों की मल्टीप्लाई, इनकी और इनकी आपस में क्या होती है मल्टीप्लिकेशन 1 होती है, ठीक है। आपसे पूछी किसकी है, कोस और सीकेंट की मल्टीप्लाई, तो क्या होगी 1 होगी, खत्म क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डैश -1। आप मेरे को फॉर्मूला बताओ क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। यहाँ से अगर मैं सीकेंट स्क्वायर निकालना चाहूँ तो 1 + tan स्क्वायर हो गया, और अगर मैं tan स्क्वायर निकालना चाहूँ तो क्या होगा बताओ, इस tan स्क्वायर को इधर ही रखो, +1 को इधर ले आओ, -1 कर दो, है ना। सीकेंट स्क्वायर -1 किसके इक्वल आ गया tan स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। इसने -1 तो लिख रखा है, तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा, तभी तो बनेगा। तो आंसर क्या आएगा अपना सीकेंट स्क्वायर थीटा। 30वां क्वेश्चन देखो, कोसिकेंट थीटा 2 है तो tan थीटा बताओ। आप सीधा सीधा क्या कर लो, डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है आपको। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 2 है तो मेरे को बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल। और 1/2 सबको पता है कितना होता है 30 डिग्री होता है साइन, है ना। थीटा कितना आ गया यहाँ से 30 डिग्री। या टेबल अगर आपको आती है तो सीधा पता है आपको कोसिकेंट 30 की वैल्यू ही 2 होती है, और आपको tan निकालना है, tan थीटा यानी कि tan 30, और tan 30 कितना होता है आपका 1/√3। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। मैं इसका सेकंड मेथड भी आपको बता देता हूँ कि सेकंड मेथड क्या होगा। कई बार ये चीजें बच्चों को नहीं समझ आती ना, तो फिर दूसरे मेथड से क्वेश्चन का आंसर को आप निकाल पाओगे। कोसिकेंट कितना है 2 है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें कोसिकेंट क्या होता है बताओ, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर।
और इसके नीचे क्या लगा दो, 1 लगा दो, ठीक है। डायग्राम बनाओ, ट्रायंगल बना लो। हाइपोटेन्यूज कितना 2, परपेंडिकुलर कितना 1, ये साइड कितनी आएगी बताओ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया √3। आपको निकालना है क्या, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो कितना आ गया देखो 1/√3 आ गया ना, और यही 1/√3 मैंने आपको यहाँ से निकाल के दिखाया था। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अच्छा टेन थीटा की वैल्यू आएगी आपकी, कितनी आ गई 1/√3 आ गई। इसमें देखो क्या कहता है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है और सेंटर के ऊपर एंगल बनता है 60 डिग्री का, और आपको लेंथ ऑफ आर्क बतानी है। लेंथ ऑफ आर्क का सिर्फ आपको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का, पाई आर थीटा अपॉन में 180। पाई आर तो आर, ये थीटा कितना है 60 डिग्री है, ये 3 पे कटेगा, आंसर कितना आएगा आपका πr/3। लेकिन देखो लेंथ ऑफ आर्क हमेशा अगर ये सेंटीमीटर है तो ये भी क्या आएगी सेंटीमीटर में, कई बच्चे इसकी जगह सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते हैं, लेकिन कितना आएगा आपका πr/3। देखो ये πr/3 है और ये भी πr/3 है, लेकिन इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसमें क्या है सेंटीमीटर। लेंथ कभी भी स्क्वायर में नहीं आती, लेंथ तो हम यही कहते हैं ना, ये मीटर है इतनी, ये सेंटीमीटर है। इसमें देखो 32वां क्वेश्चन, रेडियस दे रखी है आपको, सरकमफेरेंस बतानी है। रेडियस अगर 14 है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला तो होता है आपका क्या 2πr, 2 इंटू पाई इंटू में आर, 7 2 जा 22, 22 को 4 से करोगे तो कितना आएगा 88। और लेंथ का फॉर्मूला भी क्या होता है हमेशा सेंटीमीटर में, तो देखो ये, तो आप ध्यान रखो कभी भी आपको सरकमफेरेंस निकालनी हो, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो, ये सिंगल यूनिट में आती है, यानी कि सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ऐसे इनका आंसर आपको नहीं देना, ठीक है। इसमें कहता है आपको वॉल्यूम बतानी है क्यूबॉइड की, डायमेंशन दे रखी है, बताओ क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो बस, 20 इंटू 15 इंटू 3.5 क्या होता है बताओ 35/10, यानी कि 7/2, 5 पे काटोगे तो ये 10 पे कट गया, 15 सत्ते होता है 105 और 10 से गुणा कर दो यानी कि 1050। ये सेंटीमीटर है तो आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर आपने लगा दिया 1050 और यूनिट नहीं लिखी तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, तो इसलिए आपके सिली मिस्टेक की वजह से नंबर मत कटवाना, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया बताना है क्यूब का, जिसकी साइड कितनी है एल है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बता रखा है मैंने आपको 6a² बता रखा है ना, जहाँ पे साइड कितनी होती है आपकी a, तो यहाँ पे l है तो कितना होगा 6l² हो जाएगा, आंसर आ गया ये। इसमें आपको एक वॉल्यूम बतानी है क्यूबिकल टैंक, क्यूबिकल टैंक का मतलब वो क्या है क्यूब है, वॉल्यूम दे रखी है अपने को, लेंथ ऑफ साइड बतानी है, वॉल्यूम का आंसर अगर ये है तो ये कितने का क्यूब होता है बताओ 9 का क्यूब होता है, तो साइड कितनी आएगी बताओ 9 आएगी। क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवाए हैं ऐसे ऐसे, 9 मीटर आएगी, ठीक है, मीटर स्क्वायर नहीं आएगी, क्योंकि साइड की लेंथ, वही बात लेंथ बतानी है तो वो हमेशा किस में आएगी मीटर या सेंटीमीटर में। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, मैंने आपको समझाया हुआ है। इसका ये मतलब होता है कि जैसे मान लो एक क्वाइन हम उछालते हैं, क्वाइन के ऊपर या तो क्या आता है हेड और या क्या आता है टेल, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2। ये दो ही केस हो सकते हैं, या तो हेड या टेल, इन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को जोड़ोगे ना, आंसर हमेशा ही आपका कितना आएगा 1 आएगा, ये कहना चाहता है, ठीक है। जैसे एक डाइस है, अगर आप डाइस को उछालते हो तो 1 2 3 4 5 या 6 इनमें से कुछ आएगा, 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/6 होती है, तो इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आ गया 6/6 यानी कि 1। तो कोई भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसमें जितनी भी इवेंट होती है 1 आना 2 आना 3 आना, इनको इवेंट बोलते हैं, उन सभी की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करेंगे ना तो आंसर हमेशा ही क्या आता है 1, बस ये क्वेश्चन है। इसमें कहता है एक डाइस को एक बार उछाला, प्रोबेबिलिटी बताओ कि इवन नंबर आएगा। अच्छा प्रोबेबिलिटी इवन नंबर कौन कौन से 2 4 6 3 ही होते हैं, तो एक डाइस को उछालते हैं टोटल केसेस कितने होते हैं 6, आंसर कितना आ गया 1/2। और मैंने बता रखा है आपको इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे आपसे तो भी आंसर 1/2, ओड नंबर की पूछ ले तब भी 1/2, प्राइम नंबर की पूछ ले तब भी 1/2, आंसर तो आपको याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। ये है 38वां कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए क्वाइन, एक क्वाइन को एक बार उछाला हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, बच्चा भी बता देगा 1/2 होती है, ठीक है। 40th क्वेश्चन देखो व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 7 ओड नंबर, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ऐसा करवाया था, उसमें क्या था फर्स्ट 15 ओड नंबर थे, इसमें क्या फर्स्ट 7 ओड नंबर है, 1
फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 और फिर 13। इन सब का क्या बताना है आपको? मीन बताना है। मीन का मतलब क्या होता है बताओ? इन सभी को ऐड करके, और नंबर कितने हैं ये 7, 7 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है? इन सबको ऊपर ऐड करना है। ऐड कर दो, देखो ऐड करोगे तो कितना आएगा? 4, 9, 16, 25, 36, 49, 49/7, यानी कि आंसर कितना आ गया? 7। अच्छा, आपको ऐड करने का मैं ना आपको सुपर फास्ट तरीका बताता हूँ। देखो, फास्ट मेथड। आपको अगर ओड नंबर का कभी भी सम पूछ ले किसी भी एग्जाम में, या फिर एवरेज पूछ ले, मीन पूछ ले, तो वो तरीका क्या होता है? देखो, एक ओड नंबर है, इसका सम कितना होगा? हमेशा 1 ही। पहले 2 ओड नंबर है, इनका सम कितना होगा? 4। पहले 3 ओड नंबर है, सम कितना होगा? 9। पहले 4 ओड नंबर है, सम कितना होगा? 16। पहले 5 ओड नंबर है, सम कितना होगा? 25। आपको ये पैटर्न नजर आ रहा होगा इसके अंदर। क्या है? देखो, 1 है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, और ऐसे ही चलेगा आगे, ठीक है। यानी कि आपसे कोई पूछे कि पहले 7 ओड नंबर्स का टोटल कितना होगा, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको? देखो, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ मैं। सम ऑफ फर्स्ट 5 की बात करता हूँ, फर्स्ट 5 ओड नंबर्स। अगर आपसे पूछ रहे ना कि इनका सम कितना होगा, तो बस आप 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। कितना होगा? 25। सम ऑफ फर्स्ट 9 ओड नंबर्स पूछ ले आपसे, 9 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 81। सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स पूछ ले, 10 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 100। अब आप मेरी बात समझ गए होगे। मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, सम ऑफ फर्स्ट 21 ओड नंबर्स पूछ ले, तो 21 का स्क्वायर कर देना, 441। तो फॉर्मूला बन गया सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, वो कितना होता है? अपना n स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, सम पूछ ले तो आपका मैंने बता ही दिया आपको, ये जनरल फॉर्मूला, कि जितने भी ओड नंबर का सम पूछा है उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, सम आ जाएगा। लेकिन अपने से पूछा है क्या? मीन। मीन का मतलब क्या होता है? देखो, 5 ओड नंबर का सम आपको पता है कितना होता है? 25 होता है, और इस नंबर से डिवाइड करते हैं। नंबर कितने हैं? 5। तो 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 5 ही आएगा। आप कहोगे सर, मान लो n का निकालना हो तो सम तो ये होगा, और नंबर कितने हैं? n। n स्क्वायर को n से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? n। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ फिर कि आपको ये बता ही देता हूं मैं कि सम ऑफ n ओड नंबर्स। अच्छा, फर्स्ट n ओड नंबर की बात कर रहा हूँ, यानी कि बीच में से कोई छोड़ नहीं सकते, ठीक है। एक से स्टार्ट होना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स कितना होता है? n स्क्वायर। और अगर आपसे पूछ रहे ना मीन, मीन ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, तो वो क्या होगा? आपका n ही होगा। वो क्या होगा? आपका n। और आपके पेपर में क्या पूछा जाएगा आपसे? n का मीन पूछा जाएगा। क्या? मीन। तो जो है ना वही आंसर दे देना। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आपसे पेपर में पूछ ले फाइंड द, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाएंगे या एक नंबर में पूछते हैं, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 15 ओड नंबर्स। पहले 15 ओड नंबर का एवरेज यानी कि मीन बताओ। तो आपका आंसर लिख देना सीधा, कितना? 15। जो इसने लिख रखा है ना वही आंसर लिख देना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 50 ओड नंबर्स। पहले 50 ओड नंबर्स का मीन फाइंड करो। तो आप पता है क्या लिख देना? आंसर 50। जो इसने दे रखा है वही आंसर लिख देना, ठीक है। तो ये शॉर्टकट आपको बता दिया ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका टाइम खराब ना हो। देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? मीन निकालना है पहले 7 ओड नंबर का, तो आंसर क्या लिख देना? 7। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 7, ठीक है। 7 की जगह 15 होता जो लास्ट पेपर में था, तो 15 आंसर आएगा। 50 होएगा तो 50 आंसर आ जाएगा, बस। और सम पूछ लेता यहाँ मीन की जगह, अगर सम पूछ लेता तो 7 का स्क्वायर हो जाता 49, ठीक है। अगर मीन पूछ लेगा तो क्या होएगा? सिर्फ अपना 7 होएगा, ठीक है। तो ये था आपका पेपर नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।